तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन एंड आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस और मॉड्यूल्स। फंक्शन बहुत ही पावरफुल यूनिट होती है प्रोग्रामिंग में और हमें इसकी समझना चाहिए कि दिस बिकम द मोस्ट असेंशियल यूनिट ऑफ एनी प्रोग्राम। और फंक्शन से हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हैं जहां पर हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर सकें और उन छोटे छोटे हिस्सों के लिए हम अलग से फंक्शन लिख सकें और फिर उन फंक्शंस को क्लब करके हम एक बड़े प्रोग्राम की तरफ चल सकें। कोई भी बड़ा प्रोग्राम और कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर जो होता है वो छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर ही बनता है और प्रोग्रामिंग में फंक्शन हमें ये पावर देता है कि हम कैसे उन छोटे छोटे हिस्सों को सेपरेटली डिज़ाइन कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर उन हिस्सों को एक बड़े प्रोग्राम में क्लब कर सकें या ज्वाइन कर सकें। तो फंक्शन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा वाइटल यूनिट होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। और अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलपमेंट की तरफ जाएं तो हम शुरू में पास्कल या एबीसी लैंग्वेज की तरफ जाएंगे जो कि प्रोसीजरल होती थी, बाद में फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज आई और जैसे ही फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज आई हमारे प्रोग्राम की साइज अचानक से बढ़ गई, जहाँ पर कि हम नंबर ऑफ लाइंस को मतलब 1000 से लेके लैक्स और 10 लैक्स की तरफ ले जा सकते हैं। बट जब आप 10 लाख लाइन का प्रोग्राम कोड लिखेंगे और अगर हम 10 लाख लाइन को किसी एक ही प्रोग्राम में लिख दें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसको मैनेज करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फंक्शन हमें कई तरह की पावर देता है। फंक्शन हमें प्रोग्राम की साइज को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, फंक्शन हमें प्रोग्राम को मैनेज करने में हेल्प करता है, फंक्शन हमें प्रोग्राम को समझने में हेल्प करता है, फंक्शन कई जगह पर प्रोग्राम के फास्ट एग्जीक्यूशन में भी हेल्प करता है। इतने सारे एडवांटेजेस के साथ फंक्शन आता है तो सबके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता है कि सर फंक्शन है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन बेसिकली अ ब्लॉक ऑफ कोड होता है या यहाँ मैं कहूँ कि ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो किसी स्पेशल टास्क के लिए किसी स्पेशल पर्पस के लिए लिखा गया हो। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने एक फंक्शन बनाया है जो किसी भी दिए हुए इनपुट का क्यूब जनरेट कर दे। तो मैं इनपुट में कोई भी एक इंटीजर नंबर दूंगा और आउटपुट में मुझे उसका एक क्यूब मिलेगा। क्यूब मीन्स मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स दैट। तो फंक्शन बेसिकली छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिफाइन किए जाते हैं। जब हम किसी एक बड़ी यूनिट को देखते हैं तो आप देखेंगे कि वो बड़ी यूनिट छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनती है और हर एक छोटी यूनिट का अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है। अगर वो छोटी यूनिट भी अपना काम ढंग से नहीं करेगी तो वो बड़ी यूनिट अपने आप पूरा काम उसका बिगड़ जाएगा। नाउ फंक्शन हमें उन छोटी छोटी यूनिट बनाने में हेल्प करता है। तो एक बड़ा प्रोग्राम जो होता है वो बेसिकली छोटे छोटे प्रोग्राम से मिलकर बनता है और उन छोटे प्रोग्राम्स को हम फंक्शंस के फॉर्म में डिजाइन करते हैं। तो फंक्शन को हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज वेरी मच सिमिलर टू अ प्रोग्राम बट दैट प्रोग्राम इज अ स्मॉल स्केल प्रोग्राम एंड दैट हैज अ स्पेसिफिक पर्पस। तो हम एक समय पर किसी एक ही चीज पे फोकस करते हैं, किसी एक ही टास्क पे फोकस करते हैं और उस टास्क को लेके ही हम अपने इंस्ट्रक्शंस राइट करते हैं। ये पावर हमें फंक्शन देता है और जब भी हमें उस पर्टिकुलर टास्क की रिक्वायरमेंट होती है हम उस फंक्शन को इन्वोक कर सकते हैं और हम उस फंक्शन को कई बार इन्वोक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो हम चलते हैं कि मुझे एक काम कराना है ए और इस काम को कराने के लिए मुझे 10 लाइन के कोड की रिक्वायरमेंट होती है और मेरे पास एक मेन प्रोग्राम है जो ऑलरेडी 50 लाइन का प्रोग्राम है और इस मेन प्रोग्राम के अंदर मुझे एटलीस्ट 10 जगह पर उस एक काम को कराना है। तो जब मैं इस काम को करने में जाऊंगा तो मुझे 10 जगह उस 10 लाइनों को लिखना पड़ेगा। तो मेरे टोटल प्रोग्राम की जो साइज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 10 इंटू 10 प्लस 50 विच मीन्स 150 लाइन ऑफ कोड अगर मैं फंक्शन का यूज नहीं करता हूँ। इसकी जगह पे मान के चलो मैं फंक्शन का यूज करता हूँ और मैं उस एक काम के लिए एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि कुल 10 लाइन से मिलकर बना है। मेरे मेन प्रोग्राम में 50 लाइन है और उस मेन प्रोग्राम में मुझे 10 जगह उस फंक्शन को कॉल कराना है या उस काम को अचीव करना है। तो मैं उस फंक्शन को केवल एक लाइन लिख के इन्वोक कर सकता हूँ। तो उस 10 बार इन्वोक करने के लिए मुझे 10 लाइन और लिखना पड़ेगी फॉर एग्जाम्पल। तो ये टोटल कितनी लाइन हुई 60। इसमें 10 लाइन आ गई मेरे फंक्शन डेफिनेशन की 10। तो मुझे टोटल लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ा 70। So this is the power of function where what you can do, you can write a program once and you can call it for any number of times. It is not limited to 10 or 100 or 1000. You can call it million number of times.
and there is no limit of calling that set of code. So that's the power of function, I say. So functions we define as a collection of instructions defined for a specific task, and whenever they are required, they can be invoked as many number of times. Now, as we have seen, functions can be like this. So you see here, you can see bottom. This is my main program. It comes with certain code. These codes you can consider as set of instructions. Then I have defined a function. The name of this function is func, you can see. And in the middle of the program, I required for that particular task that need to be executed. So what I can do, I can invoke it. This is my work, means writing some other set of instructions. Later, I again need to calculate the same thing. So I can again invoke it. If I am not doing this, what should I have to do? I need to write this some code here. So it actually unnecessarily increase the size of my program. So basically, the first advantage that you can see about the function, it really helps to reduce the number of lines in the program. And by invoking the functions, you can execute the task any number of times. And here with this small diagram, you can understand the functionality of function. So this function is like a black box. You give something inside it and you get any other thing out from it. यहाँ से हमने एक गैन को डाला और यहाँ से हमने एक क्यूब को बाहर निकाला, आप ये देख रहे हैं. तो बेसिकली फंक्शंस जो होते हैं वो आपकी वैल्यूज को मैनिपुलेट करते हैं, वैल्यूज को चेंज करते हैं. और फंक्शन जरूरी नहीं है कि आप उनमें कुछ वैल्यूज दो तभी वो आउटपुट दें. कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो बिना वैल्यू दिए भी आउटपुट देते हैं. वो हम देखेंगे कि हम ऐसे फंक्शंस कैसे लिख सकते हैं. तो बेसिकली फंक्शंस इस तरीके से हैं कि आप उसमें कोई वैल्यू पास करते हो और आपको कुछ अलग अल्टरनेट वैल्यू मिलती है. कई बार फंक्शंस ऐसे भी होते हैं कि हम उनमें कोई वैल्यू नहीं देते फिर भी हमें आउटपुट मिलता है. सो वी कैन हैव बोथ टाइप ऑफ फंक्शंस दैट टेक आर्गुमेंट and return some value, or that do not take arguments and return some value. How we can define a function in Python? तो Python में function define करना बहुत ही simple होता है. इसके लिए आपको केवल एक कीवर्ड def की requirement है. आप def कीवर्ड यूज कीजिए, def, और उसके बाद आप अपने फंक्शन का नाम लिखें और फिर ये दो स्मॉल ब्रैकेट लिखें. उसके बाद आप अपना कोड लिखना शुरू कर दें. अगेन ध्यान रखें, यहाँ पर इंडेंटेशन जरूरी है. इंडेंटेशन जो होता है वो पाइथन स्क्रिप्ट को ये बताता है कि कौन सी लाइन किस पर्टिकुलर लाइन के लिए लिखी गई है. जैसे कि हम देखेंगे कि जब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, जैसे हम ये कॉलन यूज करते हैं एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द फंक्शन, ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट कोड जो है वो इंडेंटेड हो जाता है और हम इस पर्टिकुलर फंक्शन के इंस्ट्रक्शन इसके अंदर लिखना शुरू करते हैं. तो फंक्शन का सिंटैक्स बहुत ही सिंपल होता है पाइथन में. केवल आपको इस डेफ कीवर्ड का नाम याद रखना है, def. फिर आप अपना नाम, कोई भी नाम का फंक्शन लिख सकते हैं, ओपन ब्रैसेस, और फिर अपने कोड्स को लिख सकते हैं. दैट्स द ब्यूटी ऑफ फंक्शन इन पाइथन. Now these are some advantage, we have already talked about them, कि ये रिपीटेशन ऑफ कोड को अवॉइड करता है. इससे आपके प्रोग्राम साइज को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प मिलती है. दैट इंक्रीज प्रोग्राम रीडेबिलिटी. अगर आप एक ही चीज़ को बार बार अपने प्रोग्राम में लिखोगे और कोई थर्ड पर्सन उसको रीड करेगा तो वो कंफ्यूज हो सकता है. तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम प्रोग्राम में जो रिपीटेटेड कोड है उसको किसी दूसरी जगह लिखते हैं और उसको इन्वोक करते रहते हैं. इससे आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ती है. प्रोग्राम का जो फंक्शन का जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि हम किसी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ सकते हैं और हर एक छोटे हिस्से के लिए हम एक फंक्शन लिख सकते हैं और बाद में हम उन सारे फंक्शंस को क्लब करके एक मेन प्रोग्राम बना सकते हैं. तो बेसिकली फंक्शन हेल्प अस टू डिवाइड अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सिंपलर वन. जब हम ऐसा करते हैं तो चूंकि हमारा फोकस उस एक छोटे से हिस्से पे होता है तो दैट रिड्यूस द चांस ऑफ एरर. तो बेसिकली इट ऑल्सो मेक्स एफिशिएंट प्रोग्रामर्स जो कम से कम एरर प्रोड्यूस करते हैं और कम मिस्टेक्स करते हैं. और जब हम प्रोग्राम्स को मॉड्यूलर वे में लिखते हैं और अगर हमें किसी डेफिनेशन को चेंज करना है तो मॉडिफाइंग ऑफ द प्रोग्राम इज ऑल्सो बिकम ईजी इन टर्म्स ऑफ फंक्शन.
लाइक कि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, अगर हमने 10 लाइन ऑफ कोड को 10 जगह अलग अलग लिखा है और अगर बाद में हमें पता चलता है कि हमें उन लाइन ऑफ कोड में चेंज करना है तो हमें उन 10 जगह जाके उस कोड को चेंज करना पड़ेगा। जबकि अगर हम यही काम फंक्शन के थ्रू करते हैं तो अगर हम केवल फंक्शन में ले जाके कोड करेंगे तो ऑटोमेटिक 10 जगह जब हम उसको कॉल कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोग्राम इज ऑल्सो बिकम वेरी इजी इन केस ऑफ फंक्शन। तो इन सारे एडवांटेजेस से एक चीज तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे और एक चीज बहुत क्लियर है कि फंक्शन बहुत ही वाइटल यूनिट होती है और हम सब लोगों को अच्छे से समझना चाहिए कि हम फंक्शंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उनका अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शंस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल बनाने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। So these are some advantages of functions. We will see in the notebook how you can define. अब हम बात करते हैं कि जब फंक्शन में हम कोई भी वैल्यू इनपुट पे देते हैं तो जो वैल्यू हम फंक्शन में इनपुट देते हैं वो बेसिकली आर्गुमेंट कहलाता है। यहाँ टर्मिनोलॉजी अलर्ट है और कुछ नहीं है। किसी भी थ्योरी, किसी भी कंसेप्ट, किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमें उसकी टर्मिनोलॉजी को समझना चाहिए। यहाँ पर जब हम फंक्शंस को पढ़ते हैं तो फंक्शंस जो भी वैल्यू एज ए इनपुट लेता है उसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। तो आर्गुमेंट इज नथिंग बट अ डेटा, बट यहाँ पर टर्मिनोलॉजी अलर्ट है, उस डेटा को हम डेटा ना बोल के, सिंपल टर्मिनोलॉजी में डेटा या वैल्यू ना बोल के उसको हम आर्गुमेंट बोलने वाले हैं। इसको हम कलेक्टिवली आर्गुमेंट इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि हमें पता है डेटा कई तरह का होता है। डेटा इंटीजर होता है, डेटा स्ट्रिंग होता है, डेटा रियल नंबर हो सकता है और डेटा लिस्ट हो सकती है, डेटा डिक्शनरी हो सकती है, डेटा टपल हो सकता है, डेटा सेट हो सकता है। अब हम कई तरह के डेटा और डेटा स्ट्रक्चर से अवेयर हो चुके हैं तो हमें पता है कि डेटा कई तरह से हो सकता है। तो आर्ग्यूमेंट बेसिकली एक इंडिपेंडेंट डेटा है जो कि हम फंक्शन में एज अ इनपुट देते हैं। जब हम आर्ग्यूमेंट को समझने जाते हैं तो पाइथन में कई तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिनको हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ रिक्वायर आर्ग्यूमेंट, इन टर्म्स ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, इन टर्म्स ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट हम उस आर्ग्यूमेंट को कहेंगे कि जो बिल्कुल फंक्शन में देना ही देना है। अगर हम उस फंक्शन को बिना उस आर्ग्यूमेंट के इन्वोक करेंगे तो एक एरर रेज होगी। जब मैं आपको जुपिटर नोटबुक कोड एक्सप्लेन करूंगा तो मैं बताऊंगा कि अगर हम किसी फंक्शन के रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट को पास नहीं करते हैं तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो बेसिकली रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट एक असेंशियल यूनिट होती है जो कि हमें पास करना ही करना है। तो फंक्शन में जो भी हमें डेटा इनपुट में देना है वो रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट की तरह ही जाएगा। ना दूसरे तरह के होते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो अभी हमने देखा लाइक डिक्शनरी का कंसेप्ट देखा जहां पर हमने की वैल्यू मैपिंग एक पेयर देखा। तो आप आर्ग्यूमेंट को इस कीवर्ड के थ्रू भी मैप कर सकते हैं। तो इंस्टीड ऑफ सप्लाइंग एन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट व्हाट यू कैन डू इज लाइक, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो हमने देखा कि डिक्शनरी में हम वैल्यूज को की के थ्रू मैप कर सकते हैं और हमारे पास एक पेयर सिस्टम होता है जहां हम की वैल्यू पेयर सिस्टम की बात करते हैं। तो इस केस में हम आर्ग्यूमेंट को भी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की तरह पास कर सकते हैं जहां हम वैल्यू पास न करते समय उसकी कीवर्ड मैपिंग के थ्रू उसको भेजेंगे। और जब हम जुपिटर नोटबुक हैंड्स ऑन करेंगे तब मैं इसको और बताऊंगा कि ये कैसे करते हैं। नाउ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, तो समटाइम्स कुछ फंक्शंस में हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी रखते हैं। तो अगर यूजर उनको पास नहीं करता है तो फंक्शन ऑटोमेटिकली उनको एक्सेप्ट करता है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट या कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कैसे पॉसिबल होते हैं ये हम तब भी समझेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझेंगे। हम सब जानते हैं कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और दीज ऑल थिंग आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। वहाँ हम एक कंसेप्ट समझेंगे पॉलीमॉर्फिज्म और वहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे किया जा सकता है। So what I was talking, and then is what we call a variable length argument. This is I think the most powerful thing that you can find in Python. So basically you see where you don't have any idea कि आपको कितने number of argument initially भेजना है, but that can be decided at on the runtime. So we will see that how we can do this variable length number of argument. तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट जो है वो पाइथन में 4 तरह से हो सकता है: रिक्वायर्ड, कीवर्ड, डिफॉल्ट एंड वेरिएबल लेंथ। रिक्वायर्ड मतलब भेजना ही भेजना है। अगर हम उस आर्ग्यूमेंट को फंक्शन में पास नहीं करेंगे तो एरर रेज करेगा। कीवर्ड एक दूसरा तरीका है आर्ग्यूमेंट को भेजने का जो कि हमने डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर मैपिंग को समझा। तो आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो कीवर्ड से मैप करके भेजे जा सकते हैं। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कई बार यूजर सारे आर्ग्यूमेंट नहीं देना चाहता तो हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू को बाय डिफॉल्ट सेट कर देते हैं। अगर यूजर उन वैल्यूज को भेजता है तो वो ओवरराइड हो जाएंगी, नहीं भेजता है तो वो जो डिफॉल्ट वैल्यूज है उन्हीं पे काम करेगा और उन्हीं के थ्रू एक्सेस किया जाएगा। और वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट वेयर द लेंथ ऑफ द आर्ग्यूमेंट कैन बी वेरीड आउट।
So these are the different types of argument concepts that we have. नहीं, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर अलग अलग नहीं होते हैं। मैंने बोला दिस इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी अलर्ट। सी प्लस प्लस में आप इन्हीं चीज़ों को पैरामीटर के नाम से जानते थे, और जब आपने फंक्शन को पढ़ा होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पैरामीटर पासिंग क्या होती है, कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। तो मैंने बोला कि हर एक सब्जेक्ट अपनी टर्मिनोलॉजी के साथ आता है और हमें उस टर्मिनोलॉजी को ही कैरी करना चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये भी होता है कि जब हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं तो वो बुक्स उन्हीं टर्मिनोलॉजी को लेकर लिखी गई होती है। तो अगर हमारी टर्मिनोलॉजी क्लियर होती है तो हमारे जो टॉपिक्स अंडरस्टैंडिंग होती है वो ज़्यादा बेटर होती है और हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। तो ये मेरा सजेशन है, अगर आप लोग फॉलो करें तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले उसकी टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट किस टर्मिनोलॉजी के साथ आता है, उसकी टर्मिनोलॉजी अलर्ट क्या है। और वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, किसी भी सब्जेक्ट की जो बिब्लियोग्राफी होती है वो हार्डली 100 to 125 वर्ड्स से रिलेटेड होती है। अगर हम उन 100-125 वर्ड्स को ठीक से समझ लें कि उनके एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो आई थिंक उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझने में हमें बहुत ही आसानी होती है, बहुत ईजीनेस आ जाती है। अगला क्वेश्चन आया है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन। सो फंक्शन इज बेसिकली इज ऑफ वन टाइप। नाउ इट इज अप टू यू कि आप कितने भी तरह के फंक्शन बना सकते हो। फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट, फंक्शन विथ वन आर्ग्यूमेंट, फंक्शन विथ वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, फंक्शन विथ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, इस तरीके से आप बना सकते हो। लेकिन फंक्शन फंक्शन होता है, इसके कोई मेरे लिए कोई टाइप्स नहीं होते। मेरे लिए टाइप्स होते हैं आर्ग्यूमेंट्स, और उसके बेसिस पर आप कह सकते हो कि फंक्शन एक रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट को लेके लिखा गया है, फंक्शन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को लेके लिखा गया है, फंक्शन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को लेके लिखा गया है। इस तरीके से बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स हम उनके टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं, वरना फंक्शन फंक्शन होता है, उसका कोई टाइप नहीं होता है। और फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड रिटन फॉर स्पेसिफिक टास्क। तो फंक्शन कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का ब्लॉक होता है जो कि किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिखा गया हो। एग्जाम्पल ऑफ आर्ग्यूमेंट पासिंग आई विल शो यू वंस आई गो ऑन द जुपिटर नोटबुक। नाउ बिफोर मूविंग इनटू दैट, तो नेक्स्ट थिंग एग्जिस्ट, जैसे ही हम फंक्शंस को पढ़ते हैं एक टर्मिनोलॉजी अलर्ट आता है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल स्कोप। तो अभी तक हम जो भी प्रोग्राम देख रहे थे उस प्रोग्राम में हम कई सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे और वो वेरिएबल उस पूरे प्रोग्राम में एक्सेस किए जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो हम फंक्शंस ये समझ गए कि फंक्शंस जो होते हैं वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं और एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से इंडिपेंडेंट होता है और उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो अलग अलग हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए कि हम मोहल्ले में रहते हैं तो सब अपने अपने घरों में रहते हैं, तो अपना अपना और घर से मिलके आपका मोहल्ला बनता है। तो एक जो घर है वो बेसिकली एक फंक्शन की तरीके से हो गया। तो हम रहते मोहल्ले में हैं, मोहल्ला आपका प्रोग्राम हो गया, मोहल्ले में कई तरह के घर हैं, हर घर एक तरह का फंक्शन हो गया। अब आप ये पाएंगे कि मोहल्ले में एक नाम के दो बच्चे हो सकते हैं, मतलब मेरे घर में भी चिंटू हो सकता है और मोहल्ले में भी चिंटू हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज हमारी नेचुरल लाइफ में होती है। ये प्रॉब्लम प्रोग्राम में भी होती है ना। प्रोग्राम आपका मोहल्ला है जिसके अंदर कई सारे फंक्शंस हैं, तो आप जब फंक्शंस को लेके चलते हो तो कुछ वेरिएबल प्रोग्राम में भी लिखे जाते हैं और कुछ वेरिएबल फंक्शंस के अंदर भी लिखे जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं स्कोप की कि भाई कौन सा वेरिएबल किसको कहाँ तक स्कोप होगा, तो अगर मैं चिंटू से बात करूं अपने घर के चिंटू से, तो उसकी जो एक्सेसिबिलिटी होगी वो मेरे ही घर के अंदर होगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ मोहल्ले के अपने कॉर्नर पे और मैं चिंटू को आवाज लगाता हूँ, तो कौन सा चिंटू कॉल करेगा, मेरे घर का चिंटू या मोहल्ले का चिंटू? तो बेसिकली हम कहेंगे कि आपके घर वाला चिंटू आपको पहले आंसर करेगा। द रीजन इज सिंपल, क्योंकि ही इज लोकल टू यू एंड दिस इज सिंपली हैज द सेम एनालॉजी विद द प्रोग्राम ऑल्सो, कि अगर आपके प्रोग्राम में एक ही नाम के वेरिएबल हैं इनसाइड द फंक्शन एंड इनसाइड द प्रोग्राम, तो यहाँ से बात शुरू होती है वेरिएबल की स्कोप की, भाई कौन सा वेरिएबल कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हम वेरिएबल स्कोप की बात करें, जस्ट अ सेकेंड, तो स्कोप के बेसिस पे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक डायग्राम कि सबसे पहले लोकल स्कोप, फिर इंक्लूजिंग स्कोप, फिर ग्लोबल स्कोप, फिर बिल्ट इन स्कोप। तो जब हम एक पाइथन का प्रोग्राम जब एट द एंड ऑफ अगर हम देखेंगे
तो हम देखेंगे कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, उनका क्या स्कोप होता है। ग्लोबल स्कोप मतलब वो वेरिएबल्स जो थ्रू आउट द प्रोग्राम सब जगह विजिबल हों। इंक्लूजिंग स्कोप की अगर हम एक फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन डिफाइन करें, दिस इज द पावर ऑफ पाइथन। सी प्लस प्लस में आपने ये देखा होगा कि हम किसी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन नहीं एक्सेस करते और सॉरी डिफाइन करते, बट यहाँ हम फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। उसको हम इंक्लूजिंग स्कोप बोलते हैं। और लोकल स्कोप मतलब द वेरिएबल विच इज डिफाइंड स्पेशली इनसाइड द फंक्शन इटसेल्फ। ये और अच्छे से समझेंगे जब हम हैंड्स ऑन करेंगे जुपिटर नोटबुक पे। तो बेसिकली अगर स्कोप देखा जाए तो हमारे पास 4 लेवल ऑफ स्कोप है। लोकल स्कोप, इंक्लूजिंग स्कोप, ग्लोबल स्कोप, बिल्ट इन स्कोप। नाउ अगर हम बिल्ट इन को देखें मतलब इस पे सबसे ज्यादा कवरेज है। तो जो भी मॉड्यूल्स, जो भी पैकेज हम अपने प्रोग्राम में एक्सेस करते हैं और जो वेरिएबल उन मॉड्यूल्स के अंदर, जो पैकेजेस के अंदर डिफाइन होते हैं, वो पूरे प्रोग्राम में एक्सेस किए जा सकते हैं। आगे आने वाली स्लाइड में मैं बताऊंगा मॉड्यूल्स क्या होते हैं बेसिकली। ग्लोबल स्कोप उन वेरिएबल्स के लिए होता है जो वेरिएबल्स हम आउटसाइड ऑल द फंक्शन बॉडी डिफाइन करते हैं। वो वेरिएबल्स को हम ग्लोबल वेरिएबल्स बोलते हैं और वो थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जिस्ट करते हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हो। इंक्लोजिंग स्कोप बेसिकली यूज होता है कब, जब हम फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉलिंग को रेफर करते हैं। तो एक फंक्शन के अंदर जब हम दूसरे फंक्शन को यूज करेंगे तो हम करेंगे। सर इंक्लोजिंग स्कोप फिर से समझ जा दीजिए। तो आई थिंक ग्लोबल स्कोप क्लियर है आप लोगों का। ग्लोबल स्कोप उन वेरिएबल्स के बारे में है जो हम फंक्शंस के बाहर डिफाइन करेंगे। ये सारी चीजें जैसे ही मैं जुपिटर नोटबुक पे जाऊंगा आप लोगों को और क्लियर हो जाएगी। इंक्लोजिंग स्कोप हम वहां यूज करते हैं जब हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करते हैं। मतलब हम एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करें तो वो जो दूसरा कॉल किया हुआ फंक्शन उस वेरिएबल को एक्सेस करेगा, तो वो किस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। तो जिस फंक्शन के थ्रू वो कॉल किया गया है उस वेरिएबल को वो एक्सेस कर सकता है, इसलिए उसको हम इंक्लोजिंग स्कोप बोलते हैं। और लोकल स्कोप मतलब जो वेरिएबल केवल किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं, वो वहीं एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम लोकल स्कोप बोलते हैं। तो बेसिकली ये 4 तरह के स्कोप हैं हमारे पास पाइथन में। Let's move to the next slide. So this is variable scope. Okay. So now this is global variable. So ये हम डिस्कस कर चुके हैं ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं वो बेसिकली प्रोग्राम की मेन बॉडी में डिफाइन किए जाते हैं या डिक्लेयर किए जाते हैं और ये पूरे प्रोग्राम में एक्सेस किए जा सकते हैं। सारे फंक्शन इनको एक्सेस कर सकते हैं, सारे फंक्शन इनकी वैल्यू को एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो इनको इसी वजह से हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं वो किसी एक फंक्शन बॉडी के अंदर ही डिफाइन किए जाते हैं और उनका स्कोप विद इन दैट बॉडी होता है। और फंक्शन की बॉडी वो इंडेंटेड पार्ट होता है। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ हम किसी तरह के ब्रेसेस वगैरह का यूज नहीं करते और इन वेरिएबल को हम केवल उस ब्लॉक ऑफ कोड में ही एक्सेस कर सकते हैं जहां पर कि ये क्रिएट किए गए हैं। तो इसीलिए हम इनको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है जिससे हम समझ सकते हैं कि लोकल वेरिएबल क्या होता है और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। तो जैसे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया का नाम फू है, जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एक्स जिसका नाम है, दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया है बाय जिसका नाम है और इनकी वैल्यूज 10 और 20 है। इसी के साथ इस मेन प्रोग्राम में एक और वेरिएबल है एक्स जिसकी वैल्यू 1 है। अब जब मैं इन वेरिएबल्स को देखता हूं तो जो वेरिएबल आउटसाइड ऑफ द फंक्शन बॉडी डिक्लेयर किया गया है उसको मैं ग्लोबल वेरिएबल बोलूंगा, जिसको हम ग्लोबल नेम स्पेस भी काउंट करते हैं। और जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर इंडेंटेड पार्ट में डिफाइन किया गया है उसको हम लोकल वेरिएबल बोलेंगे। तो ये एक्स यहाँ लोकल है, ये एक्स यहाँ लोकल है, फॉर के अंदर जो डिक्लेयर कर रहा है, ये बाय यहाँ लोकल है। तो जब हम एक्सेस करेंगे, जैसे अगर हम फू के अंदर कोई वेरिएबल को एक्सेस करेंगे एक्स नाम के, तो एक्स इक्वल टू 10 एक्सेस होगा। और अगर हम इस फू के बाहर एक्स को एक्सेस करेंगे, मान के चलो मैं यहाँ एक्स लिखता हूँ, तो एक्चुअली जो एक्स इक्वल टू 1 वाला वेरिएबल है, जो ग्लोबल वेरिएबल है, वो एक्सेस होगा। तो ये पर्टिकुलर वेरिएबल जो है वो थ्रू आउट दी प्रोग्राम विजिबल होगा, लेकिन ये लोकल वेरिएबल केवल इस फंक्शन बॉडी के अंदर ही विजिबल होगा और उसी को ही वहां हम एक्सेस कर सकते हैं। Now, what is the namespace? It is again a terminology बेटा। namespace means क्या समझ रहे हैं अपन? नाम, इस वर्ड को अगर अपन डिवाइड कर दे तो क्या होगा? नेम स्पेस
देखिए, अगर मैं आप इसको समझाऊं तो दिस इज अगेन वन टर्मिनोलॉजी अलर्ट। नेम स्पेस, स्पेस मतलब जगह, नेम आप ये समझ लें कि आइडेंटिफायर। तो वो किस किस जगह एक्सेसिबल होगा, किस किस जगह एक्सेसिबल नहीं होगा, दैट सिंपली डिफाइंड बाय द नेम स्पेस। अभी हम बात कर रहे थे ग्लोबल की, लोकल की, कि वो किस किस जगह एक्सेस होगा, किस किस जगह एक्सेस नहीं होगा। So this is global name space. That means this variable x equal to 1 is visible throughout the program and can be accessible anywhere. This is local name space, which means this name is local for this foo function and that can only be accessed within the body of that function. ये केवल यही एक्सेस किया जा सकता है। तो ये केवल टर्मिनोलॉजी अलर्ट है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये भी पॉसिबल है लूप के अंदर जो हम यूज कर रहे हैं, दैट इज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ हम असाइनमेंट जनरेट कर रहे हैं बेटा इसको। ठीक है, तो जो असाइनमेंट हम यहाँ देंगे वो एक्चुअली रिप्लेस इसको करेगा, बट ये विजिबल केवल यही होने वाला है। दैट यू कैन ट्राई बाय कोड्स, और जब हम नोटबुक पे चलेंगे तो और अच्छे से समझेंगे इस चीज को। यस, वी कैन यूज ग्लोबल वेरिएबल्स इनसाइड द फंक्शन, even though you can declare a variable which is global inside a function. For that, what you need to use this global keyword. So by using this keyword, you can make any variable global, whether it inside a function or outside the function. तो हम बात कर रहे थे कि हम किसी भी वेरिएबल को ग्लोबल बना सकते हैं by using this global keyword. Inside a function, you can write this global keyword to make any variable as a global variable. ध्यान रखना है, ग्लोबल और लोकल का मतलब केवल स्कोप से है कि कोई भी वेरिएबल किस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में एक्सेस किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता है। तो आप जब भी वेरिएबल के नाम डिक्लेयर करें तो कोशिश ये करें कि हम एक नाम को रिपीटेटिवली यूज ना करें। लेकिन अगर ऐसा है कि हम एक ही नाम को यूज करना मजबूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम वेरिएबल के नाम हमेशा इस तरीके से रखेंगे ताकि उनके पर्पस रिफ्लेक्ट हों, तो उस केस में हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हम ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं या लोकल वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। जब हम ग्लोबल वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर एक्सेस करते हैं तो हम एक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम उस ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन बॉडी के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। और बाय यूजिंग दिस ग्लोबल कीवर्ड वी कैन मेक एनी लोकल वेरिएबल ग्लोबल। लेट अस मूव ऑन टू द न्यू कंसेप्ट व्हिच इज व्हाट वी कॉल रिकर्शन। तो हमने देखा है कि एक तरह का नेचर ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं रिपीटेशन। और जब मैं आपको लूप्स पढ़ा रहा था उस समय किसी ने क्वेश्चन भी उठाया था कि सर रिकर्शन क्या होता है। तो देखिए, रिपीटेशन अचीव करने के प्रोग्रामिंग में दो तरीके हैं। पहला, या तो हम लूप के थ्रू जाएं जिसको हम इटरेटिव या इटरेशन बोलते हैं। दूसरा रिकर्शन, जहां पर हम फंक्शन का यूज कर कर उस चीज को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मीन्स वी कैन यूज फंक्शन टू अचीव दिस repetitive nature of program execution. Now, what is recursion? So basically, recursion is a way or is a kind of behavior in which function call itself. तो जनरली हम जो प्रोग्राम बनाते हैं उसमें हम ये करते हैं कि एक फंक्शन दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। Now this program is okay. The problem with that program is कि आप उस वेरिएबल को आर्ग्यूमेंट में ले रहे हो, उसी वेरिएबल को ग्लोबल डिक्लेयर कर रहे हो, उसी वेरिएबल को पहले प्रिंट करा के फिर एट द टाइम ऑफ making it global you are initializing that. So these things are not permitted. Okay, now you see this is pretty much working well and you can change it. Okay, तो हम रिकर्शन के बारे में बात कर रहे थे। रिकर्शन एक तरह का नेचर है जहां पर एक फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल करता है अप टू सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है अप टू सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, और वो सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स बेसिकली एक कंडीशन के थ्रू हम अचीव करते हैं। तो रिकर्सिव फंक्शन जब भी लिखे जाएंगे उसका पहला स्टेटमेंट हमेशा एक कंडीशनल स्टेटमेंट होगा जो कि उसकी स्टॉपिंग कंडीशन को मेंशन कर रहा होगा कि जहां पर जाके वो फंक्शन अपने आप को कॉल करना बंद कर दे। तो रिकर्शन मैं समझाऊंगा कि हम रिकर्शन के थ्रू कैसे रिपीटेशन अचीव कर सकते हैं ऑन दी नोटबुक। रिकर्शन एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो फंक्शन के थ्रू यूज किया जा सकता है। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ द रिकर्शन इज जस्ट टू अचीव रिपीटेटिव नेचर ऑफ एग्जीक्यूशन इन द प्रोग्राम। लेटर ऑन जब हम आगे आप जब पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस को तो आप पढ़ेंगे एल्गोरिथम डिजाइन। तो रिकर्शन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल डिजाइन मेथोडोलॉजी रिलीज की गई जिसको हम बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर।
तो जो भी एल्गोरिथम डिवाइड एंड कॉन्कर मेथोलॉजी बेस्ड होती हैं वो मोस्टली रिकर्शन के थ्रू ही इम्प्लीमेंट की जाती है। लेकिन रिकर्शन का एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि जब हम रिपीटेटिव नेचर ऑफ एग्जीक्यूशन में जाते हैं और अगर हम इटरेटिव वे में जाते हैं तो हम सेम वेरिएबल को ही बार बार अपडेटेड मोड में बात करते हैं। जबकि जब हम रिकर्शन के थ्रू जाते हैं तो हम जितनी बार रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेंगे उसके लिए एक सेपरेट मेमोरी एलोकेट होगी। जैसे कि इस इमेज से आप लोग समझ पा रहे होंगे, ईच फिंगर इज कॉलिंग हैंड। ओके, so when each finger is calling hand, a complete set of hand is being allocated to them। तो कुल मिला के आपके पास 5 हाथ हो गए यहाँ पे। अगर मैं इसको और आगे बढ़ा दूं तो फिर यहाँ हर हाथ के पास 25-25 हाथ होते हुए चले जाएंगे। तो हर एक फंक्शन के लिए एक सेपरेट मेमोरी एलोकेट होगी और वो बढ़ती चली जाएगी। पाइथन में बाय डिफॉल्ट हम 1000 रिकर्सिव कॉल तक एक्सेस करते हैं, और 1000 भी नहीं, आई थिंक 990 अराउंड। यस, और लेकिन उसको बढ़ाया जा सकता है, एंड आई लीव इट टू हाउ वी कैन इंक्रीज दिस रिकर्सिव। इट्स अ स्मॉल ट्रिक, यू शुड डिग इट थ्रू गूगल। आई वांट यू शुड डिग इट। तो रिकर्शन हर जगह फ्रूटफुल नहीं होता, स्पेशली इन द केस ऑफ मेमोरी कंजम्पशन। तो रिकर्सिव कॉल्स जो होते हैं वो हाईली मेमोरी इंसेंटिव होते हैं, जहां पर कि वो काफी ज्यादा मेमोरी खाते हैं। तो ये हमें ट्रेड ऑफ मेंटेन करना पड़ता है कि हमें कब रिकर्सिव कॉल करना है, कब रिकर्सिव कॉल नहीं करना। हालांकि रिकर्सिव से हम प्रोग्राम एफिशिएंसी को काफी हद तक मैनेज कर पाते हैं, इसलिए रिकर्सिव एक बहुत पावरफुल और पॉपुलर टूल की तरह यूज किया जाता है। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ रिकर्शन, जहां पर हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है जिसको हम बोल रहे हैं फैक्टोरियल। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ 3, वी आर डिफाइनिंग अ डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन। तो आप देखेंगे इस फैक्टोरियल नाम के फंक्शन के अंदर ही मैंने फैक्टोरियल नाम के फंक्शन को कॉल किया है, और यही रिकर्शन होता है। व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्शन। तो रिकर्शन एक तरह का बिहेवियर है जहां फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करता है। और जैसा कि मैंने कहा था कि जब भी हम रिकर्सिव फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे वो हमेशा इफ से स्टार्ट होगी या कंडीशन से स्टार्ट होगी, जो कि उसके स्टॉपिंग क्राइटेरिया को मेंशन कर रहा होगा कि वो कब जाके रुकेगा। जैसे अगर मैं इस फंक्शन को 3 के लिए कॉल करता हूं, मतलब मैं n इक्वल टू 3 कॉल करता हूं, तो पहली कंडीशन आप देखिए, जब n इज इक्वल टू 1 है तो ये कंडीशन फॉल्स होती है, इसलिए मैं इसके एल्स पार्ट पे जाता हूँ। या n की जगह पर 3 आ जाएगा और फैक्टोरियल n-1 की जगह पे 2 आ जाएगा, विच एक्चुअली कॉल्स अ न्यू डेफिनेशन। तो जैसे ही हम न्यू डेफिनेशन कॉल करेंगे तो इसके लिए एक नई मेमोरी एलोकेट होगी जहां फैक्टोरियल 2 से कॉल किया जाएगा। एंड हियर यू सी अगेन 2 इज नॉट इक्वल टू लाइक 1, तो फिर ये एल्स पार्ट की तरफ जाएगा, एंड दैट इज n इक्वल टू 2 प्लस n1 माइनस, दिस टाइम इट बिकम 1। तो जैसे ये 1 होगा तो ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये रिटर्न हो जाएगा। तो ये यहाँ वापस रिटर्न किया इसने 1, जो कि सॉरी यहाँ प्लस नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, दैट्स माय मिस्टेक। तो फिर जो कि 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई होगा, वापस रिटर्न होगा 2। नेक्स्ट टाइम दिस विल 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर रिटर्न होगा हियर। तो फाइनली सम में आ जाएगा 3 इंटू 2 6, विच इज एक्चुअली द फैक्टोरियल ऑफ 3। तो इस तरीके से रिकर्सिव कॉल होते हैं, जो कि एक ही फंक्शन जब अपने आप को बार बार कॉल करता है तो हम उसको रिकर्सिव कॉल बोलते हैं। Now next thing is what we call a module. So basically module refers to a design and implementation of a specific functionality to be incorporated in the program. तो जैसे अभी हमने बोला प्रोग्राम एक कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होता है, लेकिन उस प्रोग्राम में कई अलग अलग तरह के फंक्शंस हो सकते हैं जिनकी पर्पस अलग अलग डाइवर्स डोमेन से आती है। कई जगह हमें मेंसुरेशन रिलेटेड फंक्शंस चाहिए, कई जगह हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चाहिए, कई जगह हम मान लो इमेज प्रोसेसिंग फंक्शंस चाहिए। मॉड्यूल भी एक तरीके का कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होता है, लेकिन वो सब फंक्शंस जो होते हैं वो किसी एक डोमेन से रिलेटेड होते हैं। जैसे अभी हमने बोला कि मैथ्स मॉड्यूल को हम बात करें तो हम जो कॉमन मैथमेटिकल फंक्शंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे एक पैकेज में और उसको हम मॉड्यूल बोलेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ math.py लिखा हुआ है। जैसे हमने एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया था rand import random। आज हम देखेंगे मॉड्यूल्स क्या होते हैं बेसिकली, हाउ वी कैन सेट द recursion limit, sys dot set recursion limit, and we can set it to any number.
Yeah, when to use iteration, when to use recursion, that will be more clear when you know about the efficiency of algorithm. So if you are writing a program which is very much computationally intensive, especially in the case of space, then I suggest do not go for recursion. If you have sufficient space, memory space with you, then you can go by recursion. तो मैं बात कर रहा था मॉड्यूल, तो मैथ से रिलेटेड सारे फंक्शंस को हमने एक पैकेज में रखा और उसको मॉड्यूल बोला। जैसे दूसरा आप देख पा रहे हैं टाइम, तो यहाँ टाइम से रिलेटेड फंक्शंस को हम एक पैकेज में रखेंगे और उसको एक मॉड्यूल बनाकर उसको इंपोर्ट करेंगे। तो मॉड्यूल इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होते हैं जो किसी एक डोमेन और एक ही एरा को बिलोंग करते हैं। ना यहाँ देखेंगे आप मॉड्यूल्स को कैसे इंपोर्ट करना है, तो यहाँ हम एक कीवर्ड यूज करेंगे मॉड्यूल इंपोर्ट, और फिर सिंपली राइट द नेम ऑफ द मॉड्यूल। आज हम ये भी सीखेंगे कि हम मॉड्यूल कैसे बना सकते हैं और कैसे हम अपना खुद का मॉड्यूल बनाकर उसके अंदर फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। When we ask to compare the function and modules, so basically there is only one comparison which I can make. Function is a piece of code that is written for a specific task and gets executed when invoked. A module is a collection of functions. So in a module you can have multiple functions and each function have its own purpose and its own specific task. And when it comes to the library and package, so that can be defined by a set of modules. So जब हमने functions को क्लब किया तो हमें मॉड्यूल मिला, और जब हमने मॉड्यूल को क्लब किया तो हमें लाइब्रेरी या पैकेज मिला। तो जनरली हम पाइथन लाइब्रेरी या पैकेज की बात करते हैं। ये चीज़ें और क्लियर होंगी डाउन द लाइन। नाउ आई एम गोइंग फॉर notebook where we will try to understand all these concepts practically, and I will show the execution of each one by one. तो जैसा कि आज का डिस्कशन जो था वो फंक्शंस और मॉड्यूल्स के ऊपर था, तो सबसे पहले हम फंक्शंस को समझते हैं। फंक्शंस की डेफिनेशन हमने लिखी थी, द फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट हैज नेम एसोसिएटेड विद इट एंड इट इज रिटन फॉर सम स्पेसिफिक टास्क। और हमने देखा था कि हम कैसे फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखेंगे और फिर दो स्मॉल ब्रैकेट्स देन कॉलन, एंड आफ्टर दैट यू कैन राइट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन that can be defined for that function. तो यहाँ हमने केवल एक फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। अगर हम केवल फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग until and unless we will not invoke it. तो जैसे यहाँ पर मैंने केवल फंक्शन को डिफाइन किया डेफ कीवर्ड के थ्रू, उसके अंदर मैंने केवल ये एक स्टेटमेंट लिखा है दैट विल प्रिंट हैप्पी लर्निंग, नथिंग एल्स, एंड बिकॉज आई एम नॉट इन्वोकिंग इट सो इट इज नॉट प्रिंटिंग आउट एनीथिंग। तो फंक्शन तब तक काम नहीं करता है जब तक कि आप उसको कॉल नहीं करते हो, आप उसको इन्वोक नहीं करते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, हाउ वी कैन इन्वोक अ फंक्शन। इन्वोकिंग कैन बी डन बाय सिंपली बाय राइटिंग द नेम ऑफ अ फंक्शन। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये मेरा फंक्शन है, यहाँ मैंने उस फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है, और यहाँ मैं बाय राइटिंग द नेम ऑफ दिस आई कैन इन्वोक। And when I invoke my function, you see the definition of function will get executed and it will print the syntax. तो जैसे ही मैंने इसको इन्वोक किया, इन्वोक करने का सिंपल सा तरीका है, आपको केवल उसका नाम लिखना है। ठीक है, अभी हमने देखा कि ये फंक्शन कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है। हम समझते हैं आर्गुमेंट क्या होता है, द डेटा द वेरिएबल्स दैट वी पास इनटू द फंक्शन। तो ये फंक्शन बहुत ही सिंपल है, ये कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, लेकिन फिर भी आउटपुट दे रहा है, और आउटपुट क्या है, हैप्पी लर्निंग, अ मैसेज ऑफ हैप्पी लर्निंग। नाउ फंक्शंस का बेस्ट यूज तब है जब वो कुछ आर्गुमेंट ले, कुछ मैनिपुलेशन करे और फिर जनरेट करे। जैसे मैंने यहाँ पर एक और फंक्शन बनाया है जिसका नाम है स्क्वायर, और ये कुछ नहीं करेगा, ये दिए हुए इंटीजर नंबर को स्क्वायर कैलकुलेट करेगा, दैट्स इट। तो आपको क्या करना है, डेफ कीवर्ड यूज करना है। यू कैन नेम एनी, यहाँ मैंने स्क्वायर लिखा है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं बिकॉज नेम्स आर फ्री टू बी डन, एंड देन इट इज टेकिंग वन आर्गुमेंट हियर, यू सी एक्स, or what we are trying to do, we are simply trying to get the square of a given number. तो यहाँ हमें केवल उसका स्क्वायर प्रिंट कराना है, तो हमने केवल यहाँ से उसका स्क्वायर प्रिंट करा दिया। अब यहाँ मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, एंड
you see I am calling this function inside a for loop, which means I am calling it multiple times. तो अगर मैं यहाँ पर रेंज 10 दे रहा हूँ तो ये रेंज फंक्शन मुझे 0 से लेके 9 तक का सीक्वेंस जनरेट करेगा। इसका मतलब ये होगा कि मैं इस फंक्शन को 10 बार कॉल करने वाला हूँ। तो अब आप समझ रहे हैं कि आप फंक्शन को एक बार डिफाइन कीजिए और उसको कितनी भी बार कॉल करिए, दैट डज नॉट मेक एनी चेंज। तो यहाँ मैंने फंक्शन को केवल एक बार डिफाइन किया है और थ्रू दिस फॉर लूप आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन 10 टाइम्स एंड एवरी टाइम इट इज गेट एग्जीक्यूटेड एंड इट इज प्रिंटिंग द वैल्यू। तो पहली बार आई की वैल्यू 0 होगी तो ये 0 का स्क्वायर प्रिंट करेगा, दैट इज 0। अगली बार आई 1 होगा तो 1 का स्क्वायर 1, अगली बार आई 2 होगा तो 2 का स्क्वायर 4, then 9, then 25, and that's how you get the square of number from 0 to 9। तो ये इस तरीके से हम आर्गुमेंट पास करते हैं और कई बार हम उस फंक्शन को इन्वोक कर सकते हैं। नाउ लेट अस लुक अबाउट द रिक्वायर्ड आर्गुमेंट केस कि व्हेन यू हैव एन आर्गुमेंट एंड यू डू नॉट पास इट। तो लाइक यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है ग्रीट, वेरी स्मॉल फंक्शन। इसमें मैं एक वेरिएबल पास कर रहा हूँ नेम। हम जानते हैं पाइथन एक डायनेमिक टाइप कास्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ पर हमें वेरिएबल का टाइप बताने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी तरह की वैल्यू इसमें इनपुट में दोगे वो उस तरह की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा और उस हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर नेम ऑफ द वेरिएबल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस इट रिफ्लेक्ट्स द पर्पस, सो वी गेट एन आइडिया व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू वी नीड टू पुट इट और वी नीड टू सप्लाई। तो यहाँ हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है ग्रीट। ये एक आर्गुमेंट ले रहा है नेम और बाद में हम उसको केवल ग्रीट कर रहे हैं बाय कॉलिंग हेलो, एंड डाउन द लाइन आई एम कॉलिंग दैट फंक्शन, और आई शुड से आई एम इन्वोकिंग दैट फंक्शन विद द नेम रॉबिन। तो वंस इट गेट एग्जीक्यूटेड यू सी इट इज सेइंग हेलो रॉबिन। अब instead of robbing, if I change the argument, like it makes the versatility of the function. Instead of Robin, if I write John and run it, see automatically it starts saying hello John. Now instead of John, if I like make the change in data also. Instead of giving a string, let's suppose I give 10. You see, it's taking some time. You see, it is printing hello 10. So it does not understand whether the data is string, whether the data is number, what is it is, because it is dynamic typecasting language. So as you pass it, accordingly adjust its variable and work likewise. Now this time I'm writing Daniel, so it print out hello Daniel. नहीं बेटा, यहाँ पे ग्रीट प्रिंट का काम नहीं कर रहा है। ग्रीट जो है वो केवल फंक्शन कॉल कर रहा है, ओके, और प्रिंट का काम इस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ प्रिंट स्टेटमेंट कर रहा है। तो ग्रीट के थ्रू हम केवल फंक्शन कॉल कर रहे हैं और उसके बाद वो क्या कर रहा है, फंक्शन डेफिनेशन में जा रहा है और फंक्शन डेफिनेशन में जैसे ही वो उसको ये स्टेटमेंट मिलता है प्रिंट, वो उसको इन्वोक करता है और वो प्रिंट कर देता है। तो यहाँ ग्रीट प्रिंट का काम नहीं कर रहा है ना। अगर देखें हम के प्रिंट के अंदर भी हम मतलब इस ग्रीट फंक्शन हम प्रिंट के अंदर कॉल करते हैं, लेट्स सपोज, बिल्कुल दे सकते हैं मल्टीपल आर्ग्यूमेंट, बिल्कुल दे सकते हैं लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, एनीथिंग यू कैन पास, इवन यू कैन पास फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन। आई विल शो यू डाउन द लाइन, प्लीज वेट। आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, I get two values. One is hello Daniel, second is none. Now hello Daniel is actually printed out with this instruction, and because this function is not returning anything, so basically it is returning none. So this second print is printing none. Okay? अभी तक हमने जो भी फंक्शन देखा वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, और जब फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो एक बाय डिफॉल्ट पैरामीटर रिटर्न होता है जिसको हम बोलते हैं नन।
तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये फंक्शन नन रिटर्न कर रहा है या कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं नन। तो यहाँ पर ये प्रिंट करके हम ये पा सकते हैं और देख सकते हैं कि वैल्यू नन कैसे रिटर्न करता है, until it is not initialized with anything। अब अगर आप देखें कि ये फंक्शन से हमें कुछ रिटर्न कराना है, मान के चलो, तो हमें केवल रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करना है। दिस इज ऑल्सो अ कीवर्ड, and let's suppose it is returning 10. If I execute greet Daniel, you see I'm getting both values one by one, and that can also be done by calling print। तो पहले जो हेलो डैनियल प्रिंट हुआ वो ग्रीट के थ्रू हुआ, और दूसरे जो 10 प्रिंट हुआ वो इस प्रिंट से जो भी फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न की। तो बेसिकली वैल्यू जो है वो फंक्शन रिटर्न करेगा। या सो व्हाट आर यू सेइंग सर, कैन बी राइट डेफ ग्रीट हेलो नेम and print hello name, calling a function and return। See, calling a function means you are calling the definition of function। return means जो भी वैल्यू फंक्शन ने कैलकुलेट की है वो रिटर्न कराना, कंप्यूटेशन। और जहां से आप कॉल करते हो वहीं पे वो रिटर्न होता है। नाउ दिस इज अबाउट रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। आई एम नॉट वेरी क्लियर विद अतुल कुमार गुप्ता योर क्वेश्चन, व्हाट यू वांट टू से। वी आर राइटिंग स्टार डेफ ग्रीट and then print hello Daniel। तो यहाँ हमने बात की थी कि हमारे पास अलग अलग तरह के आर्ग्यूमेंट होते हैं फंक्शन में। पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है। जैसे हमने यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट दिया है डेटा, और हम उस वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं, लेकिन जब हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हमने उस वैल्यू को सप्लाई नहीं किया है। These type arguments we generally call required argument। Like if I pass 10 here, this function works beautifully, and you see I am getting the value of 10। So required argument is like when the function is accepting an argument and you are not supplying it। दूसरे तरह के आर्ग्यूमेंट हमने देखे जो थे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने वही कीवर्ड पेयर तैयार किया हुआ है, एक फंक्शन लिखा है। यहाँ पर हम दो कीवर्ड देख रहे हैं, मॉडल एंड ईयर, and then we are printing out them। So whatever the parameters that we are passing, they will directly being copied into these key value pairs। Model is become model and print is become year, and we can supply them। The third, we have seen about default argument। If user will not supply them, then what happens? Like यहाँ पर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसका नाम बिल है, जिसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट है, प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है और डिस्काउंट है। अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाता है तो बाय डिफॉल्ट मान के चलो 10% का डिस्काउंट मिलता है आपको। तो पहला नाम प्रोडक्ट प्रिंट होना है, दूसरा प्राइस प्रिंट होना है, तीसरा डिस्काउंट प्रिंट होगा। डिस्काउंट जो है वो 10% है तो प्रिंट हो जाएगा। जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हम केवल दो ही आर्ग्यूमेंट से कॉल कर रहे हैं। पहला हम प्रोडक्ट का नाम लिख रहे हैं, दूसरा हम उसकी प्राइस लिख रहे हैं, हम डिस्काउंट पास नहीं कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो डिस्काउंट है वो कितना माना जाएगा, 10% माना जाएगा, और ये उस पर एग्जीक्यूट होगा। और आप देखेंगे कि यहाँ डिस्काउंट जो है वो 10% शो हो रहा है। अगर मुझे डिस्काउंट मीन्स पता करना है तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँ, प्राइस को मल्टीप्लाई कर दूँ डिस्काउंट से, तो डिस्काउंट इन रुपीज आ जाएगा।
Now see, so if my t-shirt price is like 699, then my discount will be 69.9 rupees. Now in this case, if let's suppose the scheme has changed and we know it at the time of sales, the discount can be more than 10%. So now what you can do, you can supply this parameter that basically overrides your default parameter. So by default, it always takes 10% discount. Let's suppose now I am giving 25% discount on this price. And now let's try to execute this. Sorry. So you see the discount in rupees has changed from 69 to 174.75. So if you do not supply this parameter, it takes by default value to 0.1, or if something has changed, so you can override by supplying this argument. So these kind of arguments we call them by default. कि अगर यूजर उन फंक्शंस में कॉल नहीं करता है तो वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यूज पे एग्जीक्यूट होते हैं और उसी तरीके से वो काम करते हैं. Now let's see the fourth type of argument, which is a variable length argument. Now if you want to give the variable length argument, then we should use this star notation with the name of the variable. Like here we want to calculate the average. So this is something like what you have studied about C pointers in C and C++. So by using this star notation, what you can do, you can give the variable length argument in your program. So here we are being asked to calculate the average of the numbers that we are going to pass. So we are not very much clear कि हम कितने numbers देने वाले हैं. Like यहाँ पर मैं 4 नंबर दे रहा हूँ, I can increase it to more also. तो अगर हमें पहले से श्योरिटी नहीं है कि हमारे पास नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने जाने वाले हैं, तो हम सिंपली क्या करें, उनको वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट की तरह पास करें. और ये करने के लिए हम केवल क्या यूज करेंगे, इंस्टीड ऑफ यूजिंग द सिंपल नेम ऑफ द वेरिएबल, वी विल प्रीफिक्स इट बाय asterisk symbol. So this is like pointer to the variable kind of things that we can do. Now, how we can calculate average? So first we will calculate the sum of the numbers and then we divide it with the number of numbers. So that's what we can do. So like we first initialize a variable total with 0, जिसके अंदर हम इन सब numbers का sum calculate करेंगे. दूसरा हम number of elements calculate कर सकते हैं by calling a predefined function length. This is a built-in function that basically gives the length of the number of items that's present in this function call. And now to calculate the sum, we will traverse each numbers one by one. So we will call for loop. Sorry. And we will add them one by one. Once this loop is done, ये total variable है, इसके अंदर इन सारे numbers का sum आ जाएगा, जिसको हम number of numbers से divide करेंगे तो average आ जाएगा, and then we will print out simply. Once you execute this program, so is there any pointer concept in Python? See, there is a version of Python what we call C Python exists. Basically, Python is more inspired with C and C++ programming. लेकिन ये जो Python वर्जन देख रहे हैं, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है, जहां पर हम पॉइंटर्स के कंसेप्ट को यूज नहीं करते. ओके, लैन फंक्शन 0 या 1 से स्टार्ट नहीं होता है. लैन फंक्शन केवल नंबर ऑफ काउंट देता है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अंदर है. और जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं. काउंटिंग 0 से स्टार्ट नहीं होती है. 0 मीन्स नो एलिमेंट. ओके, सो ये एक स्टेटमेंट है और एक कीवर्ड कहूंगा मैं इसको पास, that simply used when you don't have anything to do basically. तो उस केस में अगर हम कोई फंक्शन लिखते हैं और उस फंक्शन में हम कोई फंक्शनलिटी नहीं देना चाहते तो उसको पास करने के लिए हम पास कीवर्ड लिखते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर एक एम्प्टी फंक्शन बनाया, डिफाइन फंक्शन. ये हम स्पेशली तब करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाते हैं और हम अपनी डेफिनेशन को पाथ के लिए रोक के रखते हैं ताकि हम उसको एक्सटेंड कर सकें यूजिंग
सब क्लासेज एंड ऑल, ये हम तभी समझेंगे। तो जैसे अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर एक एरर आती है, and the error is expected and indented. So what it is thinking that this particular line is written for this because the definition has not been completed. So this can be simply removed by writing this keyword path. तो जैसे ही हम ये path keyword यहाँ लिखेंगे, ये function definition complete हो जाएगी और ये एक तरह का empty function होगा जो कोई function जो किसी तरह की task perform नहीं कर रहा है। And when you execute this, you see your program executed, but you will not get anything. तो ये सिंटैक्टिकली करेक्ट है, लेकिन आपको सिमेंटिकली यहाँ पर कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है। And then let's talk about return statements. This we have already talked about. So every function has to return something. तो आप हमेशा लिखिए रिटर्न। अगर आप रिटर्न नहीं लिखते हैं तो फंक्शन नन रिटर्न करता है और वो नन की तरीके से ही जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है मैंने, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट है टेम्परेचर कन्वर्जन। हमें पता है कि हम दो तरह के स्केल मेजरिंग स्केल पे काम करते हैं, एक को हम फ़ारेनहाइट बोलते हैं और एक को हम सेंटीग्रेड बोलते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हम अपना टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में नापते हैं, जब हम घर के बाहर निकलते हैं तो हम वातावरण का टेम्परेचर सेंटीग्रेड पे नापते हैं। तो हम कहते हैं कि हमें 102 डिग्री बुखार है, लेकिन अगर आप इमेजिन करें कि अगर वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट ना होकर सेल्सियस हो तो आपकी क्या हालत होगी। तो बेसिकली हमारी दुनिया में दो तरह के टेम्परेचर मेजरमेंट सिस्टम चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, और इन दोनों को एक दूसरे से हम कन्वर्ट करते हैं। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है लाइक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। तो सेल्सियस इज बेसिकली डिफाइंड एज 5/9 F-32, where F is denoting Fahrenheit and C is denoting Celsius. तो हम यहाँ पे दो फंक्शन बना रहे हैं, एक जो कि सेल्सियस में कन्वर्ट करे, एक जो कि फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करे। ये एक्सपेक्टेड है आप लोगों से कि जब आप कन्वर्ट टू सेल्सियस को कॉल करें तो इसके अंदर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को पास करना है, और जब हम कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट कॉल करें तो इसके अंदर सेल्सियस टेम्परेचर को पास करना है। Now these are the formula which converts us Celsius to Fahrenheit and Fahrenheit to Celsius. Like जब हम Fahrenheit to Celsius में convert करते हैं तो हम लिखते हैं F-32 multiplied by 5/9, और जब हम सेल्सियस को Fahrenheit में convert करते हैं तो हम लिखते हैं temperature multiplied by 9/5 plus 32. So these are the two formulas which have been coded in the definition of function. आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब हमें एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है जो दिए हुए टेम्परेचर को दूसरी स्केल में कन्वर्ट करे। मीन्स अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, और सेल्सियस में दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम स्केल इनपुट में लेंगे कि आप टेम्परेचर को किस स्केल में, किस मेजरमेंट यूनिट में मेजर कर रहे हैं। तो हमारे पास दो स्केल्स हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। उसके बेसिस पर हम यूजर से इनपुट एक्सपेक्ट करेंगे कि वो तो या एफ देगा या सी देगा। उसके बाद हम टेम्परेचर क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड करेंगे। दिस वी आर रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ इंट, तो वो एक भी टेम्परेचर देगा। लेट मी चेंज इट टू फ्लोट, बिकॉज टेम्परेचर कैन बी रियल नंबर। ओके, सो टेम्प के अंदर हम टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर रहे हैं और स्केल के अंदर हम उसकी मेजरिंग यूनिट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर स्केल फ़ारेनहाइट है तो हम पहले फंक्शन को कॉल करेंगे, दैट इज कन्वर्ट टू सेल्सियस। टेम्प हो गया, टेम्प को टेम्प के प्लेस पे। ओके, चेंज। थैंक यू। तो अगर स्केल फ़ारेनहाइट में है तो हम उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे बाय कॉलिंग दिस फंक्शन। Let me change in reverse way also. And if स्केल सेल्सियस में है तो हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली वी विल प्रिंट। अगर यूजर इन दोनों चॉइस के अलावा कुछ और इनपुट देता है तो ऑब्वियसली दैट इज द इनवैलिड इनपुट and needs to be FNC. We can print a error message at the end. Let's try to run it. और हम देखते हैं कि जब
2 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार होता है तो एक्चुअल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? Oh, sorry. Oh, I'm sorry. I need to enter either F or C. As you see, I have entered 102 in place of F and C. तो ये मुझे एक एरर आ गई. Invalid input need to be F and C. So let's go back and rerun. तो सबसे पहले हम F दे रहे हैं. That is the measure or the unit of temperature. और हमें बुखार होता है 102 डिग्री का. तो देखते हैं एक्चुअल डिग्री सेल्सियस कितना होता है वो. तो उस समय आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है 38.88 डिग्री सेल्सियस, जबकि नॉर्मली आप देख रहे हैं कि हम 47 डिग्री सेंटीग्रेड में बाहर घूमते रहते हैं. क्या? तो इस तरीके से हम फंक्शंस का यूज कर सकते हैं. अब ये फंक्शंस हम कई बार एक दूसरे से कॉल कर सकते हैं, बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट दैट वी हैव सीन अबाउट रिकर्शन. तो रिकर्शन में हमने देखा था रिकर्शन इज अ फंक्शन, सॉरी इट्स अ प्रोसेस वेयर फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन. बिल्कुल है भाई, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल फंक्शन है. फंक्शन क्या है? लेट मी शो यू हाउ यू कैन कैलकुलेट स्क्वायर रूट. हमने एक ऑपरेटर बताया था आपको कि अगर आपको किसी की भी पावर कैलकुलेट करना है तो आप 2 बार यूज करिए इसको. तो जैसे 2 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो आप इसको यूज कीजिए. अगर स्क्वायर रूट करना है तो क्या करना है, आपको 0.5 लिख देना है. तो ये देखिए आप 1.412 आ गया. ठीक है. इसके अलावा हम एक पैकेज भी बताएंगे जिसके अंदर ये फंक्शंस होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं. रिकर्सिव फंक्शंस बेसिकली वो फंक्शंस होते हैं जो खुद को ही कॉल करते हैं until a certain stopping criteria is not reached. ये हम समझ चुके हैं. और जो मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन हम पढ़ते हैं या मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल जो हम पढ़ते हैं रिकर्सिव फंक्शन का, वो बेसिकली फैक्टोरियल का होता है. और वही मैंने यहाँ यूज किया हुआ है. मैंने यहाँ एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम फैक्टोरियल है, जो किसी भी इंटीजर नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा. इसको मैं टाइप कास्ट कर देता हूँ इंट से, क्योंकि कुछ शैतान बच्चे होंगे जो इसमें रियल नंबर डालने की कोशिश करेंगे. तो हम टाइप कास्ट कर दें क्योंकि फैक्टोरियल जो होता है वो रियल नंबर के लिए यूज नहीं होता है. दूसरा, किसी ने ये बोला था कि सर इसको 0 तक जाना चाहिए, तो ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ, 0 तक ले जाते हैं, क्योंकि हमें पता है फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1 एंड 0 इज इंटीजर नंबर ऑल्सो. दूसरा ये होता है कि फैक्टोरियल बेसिकली नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं होता है, बट इंटीजर नंबर्स जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं. तो हम इसमें एक और कंडीशन लगा देते हैं आप लोगों के लिए कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं, प्लीज इनपुट पॉजिटिव इंटीजर नंबर. और ये जो दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिखा है इसको एलिफ कर देता हूँ, ये एल्स कर देता हूँ. अब ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड हो गया है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर इंटीजर होना चाहिए, फिर ये पॉजिटिव होना चाहिए, और फिर देखेंगे कि ये फंक्शन अपने आप को कॉल करना बंद कर देगा तब जब x की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी. 0 के नीचे तक ये नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ हमने रिटर्न करा दिया है. एवरी टाइम हम जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो 1 लेस देन वैल्यू से कॉल करेंगे, क्योंकि हम जब फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं तो जैसे हम फैक्टोरियल 5 कैलकुलेट करना है तो हम बोलेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लाइक वाइज. एंड लेट्स सी हाउ इट विल डू. Okay, so it is not taking inside it. I have to do it down the line. So like if I input 5, we know the factorial of 5 is 20. So the modification that we were doing above, we can do it here.
You see the factorial of 2 is 2. Okay, so this is how we can achieve recursion. Recursion बहुत ही यूजफुल टूल है, इसको हमें अचीव करना चाहिए, कई जगह सॉल्व करना चाहिए। ये एक और प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं पास्कल ट्राइंगल। ठीक है, पास्कल ट्राइंगल आई होप सब लोग जानते होंगे। बेसिकली इट्स अ ट्राइंगल ऑफ नंबर्स जहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर होता है, सॉरी, दैट इज अ सम ऑफ इट्स लेफ्ट एंड अबव नंबर। जैसे ये देखेंगे ये नंबर इसके टॉप पे कुछ नहीं है तो ये लेफ्ट का सम हो जाएगा। ये नंबर है तो ये टॉप और लेफ्ट नंबर 1 + 1 2। दिस नंबर इज एक्चुअली 2 + 1 3 likewise, that's how it goes. This is 4, likewise it goes. So this is a Pascal number that is added by 1 by 1. This code I want you to read and I want you to print it in the form of pyramid. This is the assignment for you for today's discussion. Keep it, remember it. This particular question is going to be the assignment for you guys. You will read this code and modify this code so these numbers should be printed in a way of pyramid. ये pyramid के फॉर्म में प्रिंट होना चाहिए, अभी ये ट्राइंगल के फॉर्म में प्रिंटेड दिख रहे हैं आपको। ठीक है, दूसरा ये जो नंबर्स प्रिंट होंगे वो ऐसे प्रिंट होंगे। इसको नोट कर लें सब लोग। No, I want this to be done. See, this is different from Pascal triangle, but it will carried out with that logic. I want you to print this pyramid of numbers, but before that you need to study that Pascal triangle problem. I don't know what you can use, whether you use center, whether you use anything, I don't know what you will use, but I want this. Okay, this is assignment. I will not disclose any method or any clue behind this. So this you have to do for today's assignment. PPT में ऐड कर देना इसको। टॉक अबाउट मॉड्यूल्स। तो हमने देखा था मॉड्यूल क्या होते हैं। बेसिकली तो मॉड्यूल होते हैं जहां पर कि आप कई तरह के फंक्शंस को क्लब कर एक फाइल में रखते हैं और उस फंक्शंस को हम जरूरत पड़ने पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे कि हम कैसे मॉड्यूल बना सकते हैं। तो मॉड्यूल बनाने के लिए आपको फंक्शंस को डिफाइन करना आना चाहिए और जरूरत पड़ने पर हम उनको इंपोर्ट करके उन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो आप जैसे नॉर्मल फंक्शन डेफिनेशन लिखते हैं वैसे ही आप फंक्शन डेफिनेशन लिखिए, नथिंग टू चेंज। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेल लिखी हुई है जिसके अंदर मैंने एक फाइल बनाई है जिसका नाम है circle.py और उसके अंदर मैंने दो फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं। एक फंक्शन है एरिया दैट टेक्स रेडियस एज इनपुट एंड गिव्स द एरिया ऑफ सर्किल। Second function है perimeter that gives me the perimeter of circle and we know what is the formula 2 pi r. So basically this particular code gives me a file named circle.py and that file is going to have these two functions within it. So that's how you can create a module. Now we know that to import the module we need to use this import keyword. So सबसे पहले हम इस import keyword का यूज करेंगे और उस फाइल को इंपोर्ट करेंगे। Now remember जब हम फाइल को इंपोर्ट करेंगे तो हम उसका एक्सटेंशन यूज नहीं करेंगे। It is expected that this file always comes with the extension of .py. We simply use the name of this file and now the file has been imported in your Jupyter notebook. और अगर आपकी फाइल इंपोर्ट हो गई है तो अब आप उसके फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। इसके तरीके होते हैं, या तो हम इस तरीके से लिखें और यहाँ स्टार सिंबल यूज करें जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इसके सारे के सारे फंक्शंस आपकी नोटबुक में इंपोर्ट हो जाएंगे और आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं।
दूसरा तरीका ये है कि अगर हम किसी स्पेसिफिक फंक्शन को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हम ये कीवर्ड यूज करेंगे फ्रॉम, देन द नेम ऑफ द मॉड्यूल, देन इंपोर्ट कीवर्ड एंड द नेम ऑफ द फंक्शन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम सारे फंक्शंस को इंपोर्ट नहीं करना चाहते और किसी स्पेसिफिक फंक्शन को ही इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा सिंटैक्स होगा फ्रॉम कीवर्ड, नेम ऑफ द मॉड्यूल, इन दिस केस इट इज सर्किल, import keyword and the name of the functions that you want to import। अगर हम चाहते हैं कि सारे फंक्शन इंपोर्ट हो जाए तो हम इसी सिंटैक्स में आखिर में स्टार लगाएंगे। ओके, अगर हम चाहते हैं कि हमारी फाइल के अंदर कोई भी फंक्शन किसी दूसरे नाम से आए या दूसरी मॉड्यूल के नाम से आए तो हम एस कीवर्ड का यूज करके उसका नाम भी बदल सकते हैं। जैसे हम यहाँ इंपोर्ट सर्किल एस सी, अब इस पूरे फंक्शन में ये सी के नाम से एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ हम लिखें फ्रॉम सर्किल इंपोर्ट एरिया एज अ सी, तो अब फंक्शन जो है वो ए से एक्सेस किया जा सकता है। अब देखते हैं कि हम इस फंक्शनलिटी को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो जैसे हमने ऊपर देखा कि जैसे ही हम फाइल को इंपोर्ट करते हैं ये फाइल हमारे में इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सर्किल आ गया हमारे पास, डॉट, इसके अंदर हमारे पास दो फंक्शन हैं, एरिया और ये फंक्शन एक आर्गुमेंट लेता है, लेट्स सपोज आई एम गिविंग 1.0, लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस। आप देखेंगे जैसे ही मैंने इस मॉड्यूल को कॉल किया, डॉट से मैंने उसके फंक्शन को कॉल किया और इसमें मैंने रेडियस इनपुट में दी तो उसका एरिया कैलकुलेट हो गया, दैट इज 3.14। फंक्शन विच इज ऑफ रेडियस 1 एज द एरिया इक्वल टू पाई which is equal to 3.14। Same thing I can do by calling perimeter also। मैं कॉल करूंगा सर्किल डॉट perimeter 1.0। आप देखेंगे कि हम 2 पाई आर के फॉर्मूले से पैरामीटर को अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल कैसे बनाना है, आप एक पाइथन फाइल बनाएंगे, उसके अंदर जो भी फंक्शंस आप रखना चाहते हैं उन फंक्शन की केवल डेफिनेशन देंगे, दैट्स इट। जैसे मैंने एक फाइल बनाई सर्किल नाम से, उसके अंदर मैंने दो फंक्शंस बनाए एरिया और पेरीमीटर के नाम से, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसको मैंने स्टोर कर दी। ये एक सिंटेक्स हमेशा याद रखिए, राइट फाइल अगर जुपिटर नोटबुक में कर रहे हैं, अगर आप दूसरी पाइथन नोटबुक कर रहे हैं तो उसी डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल होनी चाहिए जिस डायरेक्टरी से आप इसको एक्सेस कर रहे हैं, वहां से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। और वंस इट हैज बीन इंपोर्ट you can simply access all the functions defined in this। ओके, दूसरा हमने देखा कि हम यहाँ से केवल स्पेसिफिक फंक्शन यूज कर सकते हैं बाय कॉलिंग एरिया। तो अभी जब हम बात कर रहे थे सर्किल डॉट एरिया, तो अभी हमें यहाँ सर्किल डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा एरिया लिख सकते हैं बिकॉज इट हैज बीन इम्पोर्टेड इन आवर फाइल। सो यू सी बाय कॉलिंग ओनली एरिया वी कैन डू दिस। ना यहाँ पर हमने देखा कि हम सारे फंक्शंस कॉल कर चुके हैं तो हम एक एक करके उन्हें कॉल कर सकते हैं। जैसे मैं एरिया कॉल करूं वो भी आप देखेंगे 3.14। मुझे पता है दूसरा फंक्शन कौन सा है, यहाँ पे पेरीमीटर, इन दिस केस इट इज 6.28। और नीचे हमने देखा कि हम नाम बदल सकते हैं, तो हम अपने मॉड्यूल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो आप सर्किल का नाम जो है वो सी हो गया है, तो हम इसको सर्किल डॉट एरिया ना कॉल करके सी डॉट एरिया कॉल करते हैं बिकॉज वी हैव चेंज द नेम। यू सी इट इज स्टिल वर्किंग 3.14। नाउ वी कैन ऑल्सो चेंज द नेम ऑफ द फंक्शंस विद इन द मॉड्यूल। जैसे यहाँ पर हमने एरिया का नाम बदल के ए कर दिया है, तो ये हम फिर से कॉल करें एरिया को बाय कॉलिंग जस्ट ए, इट इज स्टिल वर्किंग। तो मॉड्यूल बेसिकली कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होते हैं जहां हम एक तरह के फंक्शंस को किसी एक प्रोग्राम में इंसर्ट कर देते हैं, उसको हम मॉड्यूल बोलते हैं। आपको जो जो भी फंक्शंस चाहिए आप वो फंक्शंस उस प्रोग्राम में लिखिए। ध्यान रखें उसमें केवल फंक्शन डेफिनेशन लिखी जाएगी, फंक्शन इनवोकिंग नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर मुझे दो फंक्शंस बनाने थे, एरिया और पेरीमीटर। मैंने उन दोनों की डेफिनेशन डिफाइन की, फंक्शंस टू कैलकुलेट एरिया, फंक्शंस टू कैलकुलेट पेरीमीटर, और इन दोनों को मैंने एक फाइल में स्टोर कर दिया जिसका नाम था सर्किल डॉट पाई।
जुपिटर नोटबुक के थ्रू इस फाइल को राइट करने की कमांड है, इसके बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे। ये आप 2 बार परसेंटेज साइन यूज कीजिए, मॉडुलस ऑपरेटर, राइट फाइल लिखिए circle.py। तो ये फाइल इस नोटबुक की मेमोरी में अपलोड हो गई। जब ये फाइल या नोटबुक में अपलोड हो गई तो आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इसको इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे एंड द नेम ऑफ द फाइल। रिमेंबर, नेम ऑफ द फाइल में हम यहाँ .py का यूज नहीं करेंगे। Let me try one thing. So you see, by calling this dir, which I was telling to you, कि dir के थ्रू हम किसी भी कंस्ट्रक्ट का सारी डिटेल निकाल सकते हैं। जैसे हमने इस फाइल में भी निकाला, तो सर्कल के पास 2 मेथड्स हैं, एरिया एंड पेरीमीटर। ये dir के थ्रू मिल गया हमको। अब इनको हम कॉल कर सकते हैं one by one. We can access the definition by simply passing the argument within them. तो ये मॉड्यूल की पावर होती है। आप अपने खुद के मॉड्यूल बना सकते हैं और उन मॉड्यूल्स को आप अपने प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं। फंक्शन और मॉड्यूल आपको प्रोग्राम को सिंप्लीफाई करने में, रीडेबिलिटी बढ़ाने में, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डिकम्पोज करने में सब जगह पे हेल्प करते हैं, इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैकेज, कि आप पैकेज कैसे बनाएंगे। तो आपको मॉड्यूल बनाना आ गया, तो हमने देखा फंक्शंस के कलेक्शन को मॉड्यूल कहते हैं और मॉड्यूल के कनेक्शन को पैकेज कहते हैं। तो इस तरीके से हम कई सारे मॉड्यूल्स बना सकते हैं। जैसे हमने एक मॉड्यूल बनाया है एक मॉड्यूल बनाया रेक्टेंगल, जिसमें रेक्टेंगल के फंक्शन है। एक मॉड्यूल बनाया है सर्किल, जिसमें सर्किल के फंक्शन है। इनको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी नोटबुक में उन फाइल्स को लेके आना पड़ेगा। Okay. Every time you need to load them. So we have 3 files here: circle, rectangle and square. Okay. हम यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा शेप, और उसके अंदर हम ये तीनों फाइल्स रख देंगे। That's it. अब ये जो फोल्डर है शेप, इसके अंदर हमारे पास 3 फाइल्स हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, लाइकवाइज। मतलब ये एक तरह के पैकेज की तरह काम करने वाला है। हम क्या करने वाले हैं, इस पैकेज को इंपोर्ट करेंगे और इस पैकेज के अंदर से मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट मॉड्यूल एंड वी आर रीनेमिंग इट एज आर एंड सी। और मैं दिखाता हूं आपको कि इन पैकेज के अंदर जो हमने फंक्शंस बनाए हैं, जैसे हमने सर्किल फंक्शन फाइल बनाई है, तो ये सर्किल फाइल में हमने ये 2 फंक्शंस लिखे हुए हैं, एरिया एंड पेरीमीटर, दैट यू कैन सी। सिमिलरली रेक्टेंगल मॉड्यूल की तरफ जाएंगे, रेक्टेंगल में भी हमने यही दोनों एरिया और पेरीमीटर के नाम से 2 फंक्शन बना रखे हैं। द ओनली थिंग दैट इज चेंज द डेफिनेशन, क्योंकि हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ एंड पेरीमीटर इज 2 इंटू एल प्लस बी। तो इस तरीके से हम मॉड्यूल्स बनाए, उसके अंदर डेफिनेशन लिखी। जिस तरीके से हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करते थे उसी तरीके से हम लाइब्रेरी पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। और आप देखिए रेडियस मैंने 10 दी है, लेंथ 5 दी है, ब्रेथ 2 दी है। तो सर्किल के थ्रू हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं और रेक्टेंगल का भी हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं बाय यूजिंग सी डॉट एरिया गिवन रेडियस एंड आर डॉट एरिया गिवन लेंथ एंड ब्रेथ। लेट्स ट्राई टू रन इट। You see, I am getting the area is equal to 314 for the circle, and the area for rectangle is 10, which is 5 into 2. I guess you are clear with this. So that's how you can create your own module and library packages in Python. You can import them in your notebook and work with them. Thank you very much. This is from my side for today's discussion. I hope the content is clear.